आगे का कुछ और थियोरेटिकल पोर्शन एनसीईआरटी से जो इंपॉर्टेंट है उसको लेके चलेंगे। कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, वो नॉलेज जो आपको बहुत पहले एक्वायर कर लेनी चाहिए थी लेकिन आप लोगों ने नहीं करी। और अगर आज आपने वो नॉलेज एक्वायर कर ली होती तो शायद आप अपना खर्चा खुद उठाते, अपनी ट्यूशन व्यूशन का खर्चा खुद उठा लेते, मार्केट में इन्वेस्ट करते, अच्छे रिटर्न्स लेके आते और सेल्फ डिपेंडेंट बनते, प्रणय विज की तरह। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कुछ एनसीईआरटी। मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है सब कुछ, क्योंकि मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं खुद कभी मौका लगेगा तो सीखूंगा उससे। हाँ जी। नहीं नहीं वो नहीं है। पर वो जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो थियोरेटिकल नॉलेज है। शायद वो उसको पता हो, शायद उसको ना पता हो। पर मैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा ना, तो आपको बताएगा जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम तो सिर्फ बुकिश नॉलेज देते हैं। पिछली बार हम लोगों ने पिछली बार क्या हम लोगों ने इक्विटी शेयर के बारे में कुछ बोला था? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्कशन हुआ था क्या पिछली बार? नहीं हुआ था। टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी को लेके चलते हैं पहले। चलिए यहां से शुरू करते हैं। नेचर एंड क्लासेस, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। आई स्टार्ट विद दिस। आइए देखें। ये कहते हैं नेचर एंड क्लास। देखिए शेयर्स जनरली दो तरह के आपके पास होते हैं जब आप कंपनी अकाउंट्स को पढ़ते हैं। और एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। एक को बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसको किस नाम से पुकारते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से ही पुकारते हैं। मार्केट में ट्रेडिंग इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स दोनों की होती है। मार्केट में डेट भी ट्रेड होते हैं, डेट मार्केट होती है, यानी कि डिबेंचर्स जो होते हैं वो भी ट्रेड होते हैं। डिबेंचर के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो हम इसी के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो देखिए आगे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेफरेंस शेयर से। और आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट क्लासिफाई करता है शेयर्स को दो कैटेगरी में, एक इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में। ठीक है जी। तो ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर वो लोग, वो शेयर होते हैं जो दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अच्छा इक्विटी शेयर कौन से होते हैं भाई? इक्विटी शेयर किसको बोलते हैं हम लोग, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते? इक्विटी शेयर कौन से होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते हैं? लड़का कौन जो लड़की नहीं, पांडे कौन जो चतुर्वेदी नहीं, चतुर्वेदी कौन जो पांडे नहीं। है ना, इस तरह से चलता है काम। ठीक है जी। शेयर रेफर्स टू द यूनिट इन विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज, टोटल शेयर कैपिटल 5 लाख करोड़ की है और आपने उसको 10-10 रुपए के शेयर्स में डिवाइड कर दिया। 500 करोड़ है, एक शेयर 10 रुपए का कर दिया, तो वो जो नंबर निकल कर आएगा उसे एक शेयर, एक यूनिट उसको बोलते हैं। और शेयर फ्रैक्शनल अमाउंट होता है शेयर कैपिटल का, और बेसिस ऑफ ऑनरशिप को ये फॉर्म करता है। और द पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स मनी थ्रू शेयर्स, उसको कहते हैं हम लोग शेयर होल्डर। ठीक है जी। और ये शेयर कितने होंगे ये डिपेंड करता है किस पर, कि आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है। ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर मान लो आपकी 100 करोड़ रुपया है, तो डिवाइड कर दीजिए कितने से उसको, 10 से। अगर हम फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपए रख रहे हैं, तो 10 करोड़ शेयर्स आपके मार्केट में फ्लोट हो सकते हैं। उनमें से आपने कितने इशू किए, कितने इशू नहीं किए, वो लंबी चौड़ी एक फ्लो चार्ट हमने पिछली क्लास में सीखा था, उसका डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल टुगेदर विद नंबर ऑफ शेयर्स इन विच इट इज डिवाइडेड स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने पहले भी जिक्र किया था आपका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लैरिटी होती है कि आपके शेयर्स कितने होंगे, ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी और नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। ठीक है। और इसमें ये भी मेंशन होता है कि एक शेयर की फेस वैल्यू आप कितनी रखेंगे, दैट इज द चॉइस ऑफ योर कंपनी। आप चाहे 100 रुपए रखें, चाहे 5 रुपए रखें, 10 रुपए रखें, पर मिनिमम जो होता है ट्रेडिशनली चला आ रहा है। तो पहला आईपीओ टिस्को लेके आई थी, वहां भी शेयर की वैल्यू 10 रुपए रखी गई थी, तो वो 10 रुपए ही चलता है। उसके बाद आप इसको कितने में ज्यादा में करते हैं वो दूसरी कहानी है, उसके बारे में भी डिस्कशन पे आएंगे हम लोग। चलिए पहले प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोल रहे हैं यहाँ लोग। तो ये दो चीजें आपके साथ बोलता है और इसको बहुत ध्यान से लिखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी और सीयूटी में भी। क्या लिख रहा है ये? प्रेफरेंस शेयर कौन है? इट कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड टू बी पेड
either as a fixed amount payable to preference shareholder or an amount calculated by a fixed rate on the nominal value of each share। इसका मतलब समझिए, हमने बोला 10,000 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। अच्छा सुनिए, अगर प्रेफरेंस शेयर के साथ या तो आपको बोल दें कि भाई हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आउट ऑफ द प्रॉफिट, वट एवर प्रॉफिट वी आर गोइंग टू अर्न, आउट ऑफ द प्रॉफिट हम 10 करोड़ रुपए का डिविडेंड हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, या तो ऐसा बोल दें, फिक्स अमाउंट क्लियर कर दें, या हम ये बोले कि 10% या 10%, 12%, 15% प्रेफरेंस शेयर्स, या उस पर हम प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। तो दो चीजें होती हैं, या तो फिक्स अमाउंट कर दें हम लोग प्रॉफिट का, या परसेंटेज फिक्स कर दें। 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ, इन प्रेफरेंस शेयर पे क्या दिया जाएगा, 10% डिविडेंड दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, वट एवर मे बी द कंडीशन। ठीक है, प्रॉफिट हो ना हो वो कैटेगरी हम बाद में सीखेंगे अभी। तो 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब है इस पर 10% डिविडेंड दिया जाएगा। यू हैव अ क्वेश्चन, तो हाथ खड़ा कर रहा था। 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ, आप क्या करेंगे, 10%, प्रीफिक्स 10%, प्रीफिक्स 5%, प्रीफिक्स 9%, 8%, इसका मतलब है इन शेयर्स पे, इन प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या दिया जाना है, डिविडेंड दिया जाना है। इक्विटी शेयर पे ऐसी कोई परसेंटेज नहीं थी, इक्विटी शेयर तो मालिक होते हैं, तो इनके पास एक प्रेफरेंशियल राइट होता है, या तो फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर उनको डिविडेंड इनको मिलेगा, या 10%, 12% जो भी लिखा हुआ उनको मिलेगा, बिफोर वी गिव एनीथिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक छोटी सी बात को हम जरा रिकॉल कर लेते हैं। ये बताइए मुझे, इन केस ऑफ पार्टनरशिप कौन कौन से होते हैं अप्रोप्रिएशन, बताइए जरा पार्टनरशिप में। फंडामेंटल एक चैप्टर है जो कि लोगों को बहुत खराब हो रखा है एक महीना लगाने के बाद भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। अगर हम बोले पार्टनरशिप फॉर्म, इसके अंदर हमने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बताइए। अच्छा जी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, उसको नहीं। हाँ, सैलरी पार्टनर्स की, अब रेमुनरेशन कमीशन पार्टनर्स का, और ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। मैनेजर कमीशन चार्ज होता है, अप्रोप्रिएशन नहीं होता है, जाग जाओ, आने वाला एग्जाम कुछ दिनों में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन नहीं, लोन इज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, है ना। बैकलॉग के बाबा, फंडामेंटली बैकलॉग में चला गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं, ये अप्रोप्रिएशंस होते हैं। और हम सब फाइनली हमारे पास क्या आता है, फाइनली हमारे पास आता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या आता है हमारे पास, डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स को बढ़ता है। आइए कंपनी में आ जाए, क्या कंपनी में शेयर होल्डर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, नहीं। कंपनी में कैपिटल जो लगती है वो तो शेयर की फॉर्म में लगती है, उस पर डिविडेंड मिलता है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दिया जाता है, डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है जी। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, डिविडेंड है। क्या किसी शेयर होल्डर को हम सैलरी कमीशन देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं भाई, डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस को भी डिविडेंड देते हैं। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट तो चार्ज है, वो आया नहीं कैटेगरी में। ट्रांसफर टू रिजर्व, यस, रिजर्व जो है वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और डिविजिबल प्रॉफिट है, वो तो डिविडेंड की फॉर्म में चला गया। तो जब हम बात करते हैं किसी कंपनी की, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उसके अंदर क्या क्या निकल कर आता है, देयर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएशन, एक होगी डिविडेंड और एक क्या होगा, रिजर्व का क्रिएशन, बस उसके अलावा। हाँ, अरे बेटा, प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, कुछ भी हो, अप्रोप्रिएशन जो होता है डिविडेंड के रूप में होता है। डिविडेंड इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को मिलता है, मिलता है। इक्विटी शेयर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो डिविडेंड ही होता है। प्रेफरेंस शेयर में एक रेट फिक्स होती है, इक्विटी में रेट फिक्स नहीं होती। अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ, पहले हम इंटरेस्ट नाम के ऑब्लिगेशन पूरे करेंगे, अपने सारे चार्जेस वार्जेस दे देंगे, जो प्रॉफिट बचा उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड दे देंगे। जो बच गया सारा किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का ना, वो तो मालिक लोग हैं, सब ले जाते हैं वो तो। लेकिन एक बात और भी होती है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद कुछ ना बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी होता है। तो दे आर द अल्टीमेट रिस्क बेयरर। ओनरशिप प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होती है, ओनरशिप किसके पास होती है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। वोटिंग राइट किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होता। इंपॉर्टेंट फैसले किसके कंसेंट पे लिए जाते हैं,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि रिस्क तो वो बेयर कर रहे हैं ना सारा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो 10% लेके ऐड कर रहा है अपनी, मिला ना मिला किसको नहीं मिला, इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है जी, उस पर आएंगे अभी, थोड़ा सा रुक जाओ, उस पर आएंगे, स्टॉक मार्केट पे भी मैं आऊंगा अभी। बिल्कुल पूरा स्टॉक मार्केट क्या होता है पूरा बताऊंगा ढंग से, लेकिन इस पर अभी नहीं है, इस पॉइंट पे अभी कुछ नहीं आएगा वाला पार्ट। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर, थोड़ा आगे चलते हैं। जरा देखें क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपके पास प्रेफरेंशियल राइट है, किसके पास प्रेफरेंशियल राइट है? अरे शेयर होल्डर के पास है, मेरे पास थोड़ा ही है। शेयर होल्डर के पास, कौन से शेयर होल्डर के पास? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक प्रेफरेंशियल राइट होता है। इस चीज का कुछ भी डिविडेंड अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, उससे पहले किसको बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है जी। ऐसे जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में जब ईश्वर को भोग लगाया जाता है, ऐसे थोड़ी होता है पहले भक्तों को बोलते हैं लो भक्तों मुंह खोलो, पहले तुम खाओगे बाद में भगवान को खिलाएंगे, बिल्कुल नहीं। पहले ईश्वर के चरणों में रखा जाता है, फिर प्रसाद के रूप में वो। तो समझ लीजिए कि पहले क्या करना है आपने, डिविडेंड जो भी होगा किसको देंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर के पास हो जाएगा। इनके पास ये राइट होता है। दूसरा, अगर बिजनेस बंद हो गया, कभी बिजनेस बंद हुआ, कभी कंपनी वाइंड अप हुई, कभी कंपनी डिसॉल्व हुई, तो जो पेमेंट आप करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा? वही ऑर्डर जो पार्टनरशिप में पहले थर्ड पार्टी निपटाएंगे, निपटाएंगे ना, आउटसाइडर निपटाएंगे, फिर डिवेंचर होल्डर को देंगे पेमेंट आप, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे पेमेंट आप, फिर जो बच गया किसको देंगे? वो इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इनके पास दो तरह की प्रेफरेंसेस होती हैं, एक प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड ऑन एन अबव इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरा अगर कभी कंपनी वाइंड अप होगी तो सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट मिलेगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले किसको पेमेंट मिलेगी? डिवेंचर होल्डर को मिलेगी, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी लोन है ना। गॉट इट? ऐसा कर, डिवेंचर होते हैं लोन, लोन को तो सबसे पहले पेमेंट करोगे ना, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे, फिर बच गया कोई तो इक्विटी शेयर को, नहीं बचा तो उनकी जिंदगी, उनकी किस्मत, अल्टीमेटली रिस्क बेयर तो वही है। तो दूसरा क्या है, with respect to capital, it carries or will carry on the winding up of the company preferential right for the repayment of capital before anything paid to equity shareholder। इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी दें, उससे पहले आपको क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। दो कंडीशन आपने देख ली, इन दो कंडीशन के हिसाब से चीजें चलती हैं। ठीक है, अच्छा सुनिए ध्यान से। होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर मे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट फुल्ली और टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, जरा आगे थोड़ा देखें जरा। प्रेफरेंस शेयर्स की ना एक एक टाइप होती है, प्रेफरेंस शेयर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उनमें से एक टाइप, पहले मैं प्रेफरेंस शेयर की सारी टाइप का डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर आपको ये जो यहाँ पॉइंट एनसीईआरटी ने दे रखा है, बहुत ब्रीफ दे रखा है, उसका डिटेल डिस्कशन बताता हूँ। देखिए बड़ा समझना, प्रेफरेंस शेयर्स की पहली टाइप हमने बोला यहाँ पर क्या, एक टाइप हमारे पास है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये जानिए क्या होते हैं। मान लिया जाए आपके पास 200 करोड़ था, जिसमें से आपने माइनस कर दिया डिवेंचर्स के लिए, 100 करोड़ दे दिया, प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था। अब बचा कितना? 100 करोड़। 100 करोड़ में से भी आपने क्या कर दिया, मान लो 40 करोड़ आपका बनता था किसका? प्रेफरेंस शेयर्स का, ये दे दिया। अब बचा कितना? 60 करोड़। 60 करोड़ जो है ना आपके पास प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट, ये इक्विटी शेयर होल्डर का। लेकिन आपने बोला कि हम इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देंगे? सिर्फ 30 करोड़ देंगे। अब बच गया 30 करोड़, ये भी सरप्लस है। आप इसे फिर से बांटना चाहते हैं तो जरा समझिएगा, अगर आपकी प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर थे तो आफ्टर गेटिंग देयर ड्यू अमाउंट, फिर भी इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद कुछ भी बचा है उसमें इनका भी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जाएगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, मतलब दे पार्टिसिपेट ऑन सरप्लस प्रॉफिट इवन आफ्टर समथिंग लेफ्ट बीइंग गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा तो कुछ नहीं, एक बार डिविडेंड मिला छुट्टी। लेकिन आपके प्रेफरेंस शेयर में लिखा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब क्या हुआ कि डिवेंचर दे दिया, प्रेफरेंस शेयर दे दिया, इक्विटी शेयर दे दिया, फिर भी प्रॉफिट बच गया, दे विल पार्टिसिपेट इन दैट प्रॉफिट ऑल्सो। ये होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। गॉट इट? तो सारे नहीं, कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज। वही बात एनसीईआरटी की लाइन बोल रही है। अभी थोड़ा और आगे देखते हैं। नंबर 2, इसके बाद आता है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव
प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये जानिए क्या होता है। अच्छा, आप जानते हैं कि क्यूमुलेटिव शब्द का क्या मतलब होता है? हाँ, इकट्ठे करते चलना, है ना, इकट्ठे करते चलना। जैसे मान लिया जाए कि भविष्य में, अगर है नहीं, नहीं है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए क्या किया उसने कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड क्या करता है? आपके पैसे को एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, यूनिट्स बढ़ाता जाता है। जब आप उसे इनकैश कराना चाहें, मार्केट रेट पे आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, जरा समझिएगा। अप्रोप्रिएशन होगा, डिविडेंड, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। भाई किसी साल लॉस हो गया तो आप क्या करेंगे? ना इक्विटी को देंगे, ना प्रेफरेंस को देंगे, डिविडेंड तो देंगे नहीं। लेकिन अगर आपके डिविडेंड, आपके प्रेफरेंस शेयर क्या है, आपके प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो वहां पर एक कंडीशन होती है। मान लीजिए 2020 में आपके पास लॉस था, इक्विटी को भी नहीं मिलना, प्रेफरेंस शेयर को भी नहीं मिलना, 21 में भी लॉस, 22 में भी लॉस, 23 में प्रॉफिट हो गया। अब क्या होने वाला है? अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे, जिस साल प्रॉफिट होगा मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं है नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो क्या होगा? 2020 में लॉस था, कोई बात नहीं जी, डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया जाएगा, रेट तो फिक्स होती है, पर देंगे नहीं। लेकिन 21 में फिर से लॉस हुआ, कैलकुलेट कर लिया, रख लिया अलग। 22 में फिर से लॉस हुआ, रख लिया, कैलकुलेट करके अलग। 23 में प्रॉफिट हुआ, पहले क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, कौन से वाले? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, 21 का, 20, 21, 22 मिला के, 23 में उसका भी मिला के तब देंगे। मतलब उनका जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है। ये होते हैं कौन से वाले? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव में कोई क्यूमुलेशन नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब एक बच्चे ने पिछले बैच में मुझसे, मतलब मंडे, किसमें, ट्यूजडे थर्सडे वाले बैच में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि सर अगर हम इसे दे रहे हैं तो ये चार्ज नहीं होगा, लॉस में भी दे रहे हैं। बेटा समझिए, हम लॉस वाले ईयर में थोड़ी दे रहे हैं, हम तो जिस साल प्रॉफिट हो रहा है, साल अगला पिछला मिला के सब दे रहे हैं। तो ये तो हाँ, तो तभी भी तो ये क्या कहलाएगा? तभी भी अप्रोप्रिएशन ही कहलाएगा ना। अगर जिस साल लॉस होता उस साल दे देते, तब ये चार्ज बनना था। उस साल तो दिया नहीं, कैलकुलेट करके रख लिया कि भाई रुको, आने वाले 3 साल में अगर कभी प्रॉफिट होगा तो तुम्हारा अगला पिछला सब दे देंगे। देखो, 1 साल लॉस, 2 साल लॉस, 3 साल लॉस, चार, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, 5 साल लॉस हो गया, छठे साल में प्रॉफिट हो गया, पूरा का पूरा 6 साल का देंगे। फिर आप, इट्स योर चॉइस, देना पड़ेगा आपको। दिल में रखेंगे, दिल में। भाई अकाउंटिंग कर रहे हैं भाई, रिकॉर्डिंग कहाँ रखेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखेंगे, जर्नल में रखते हैं। हाँ, देखो भाई, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, पीआर, बीपी, एंट्री कहीं नहीं होती, किसमें जाती है? जनरल प्रॉपर में, जनरल प्रॉपर में जाएगी। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग हुआ, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव हुआ। आगे देखें जरा यहाँ पर, नंबर 3, रिडीमेबल, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, वो प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपनी की लाइफ टाइम में आप वापस कर रहे हैं, रिडीमेबल मतलब उसके पैसे को वापस करना है, शेयर होल्डर का पैसा वापस करते हैं, उसे रिडीमेबल बोलते हैं। और जिन्हें लाइफ टाइम में आप वापस नहीं करेंगे उनको इरिडीमेबल बोलते हैं, उनके पैसे को वापस नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, जनरली प्रेफरेंस शेयर्स की एक लिमिटेड लाइफ होती है, 10, 5 साल, जो भी साल होता है, उसके बाद वो पैसा वापस करना होता है आप लोगों को। इसलिए उन्हें ओनर नहीं बोलते। वो तो क्या, टेम्पररी आपको उधारी दे रहे हैं, बाकी पैसा लेके निकल रहे हैं। शेयर होल्डर होते हैं लेकिन ओनरशिप नहीं होती है उनके पास। ओनरशिप का मतलब आपने पैसा लगा दिया और भूल जाइए। अब आप आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, रुक जाइए, नंबर 4 आपके पास हुआ। भाई ठीक है, मान लो ही इज वेरी राइट, मान लिया 5 साल तक आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, और 5 साल बाद वो खत्म हो रहे हैं। तो जब टाइम खत्म हो जाएगा तो कौन सा प्रॉफिट भाई? फिर तब कुछ नहीं है, खत्म। आगे देखें जरा, उसके बाद है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हम इक्विटी में कन्वर्ट कर पाए तो वो कन्वर्टेबल होते हैं, या नई कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है।
और अगर कन्वर्टेबल की कोई कंडीशन नहीं है तो दे आर नॉन कन्वर्टेबल। तो ये सब जो है ना आपको एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन की फॉर्म में दिखा रखा है, जो मैंने डिस्कस किया आपके सामने। लेट अस सी एनसीईआरटी वंस अगेन। देखिए जरा, दिख रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, दिख रहा है? दीज कैन बी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, दिख रहा है? दीज कैन बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल, दिख रहा है आपको लिखा हुआ नीचे? एनसीईआरटी में दिख रही लाइन लिखी हुई छोटी सी, वो मैंने डिटेल में डिस्कस करी आपके साथ। आपको मालूम होना चाहिए कि इनका नेचर क्या है। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल इन्होंने बोला नहीं है यहाँ पर, बट दैट कैटेगरी ऑल्सो एग्जिस्ट। आइए चलते हैं इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, बड़ी मजेदार डेफिनेशन है। फिर से सेक्शन 43 कंपनी ने 2013 क्या कहता है? इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, है ना? वही है। लेकिन आपको क्या करना है? द शेयर विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं। भाई दो चीजें हैं, प्रेफरेंशियल राइट नहीं है और रीपेमेंट के टाइम पर कोई प्रेफरेंस नहीं होती है, दो फैसिलिटी जिसके साथ नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर बोलते हैं। लेकिन आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट after satisfying the dividend rights of the preference shareholder. The dividend on equity share is not fixed. It may vary from year to year depending upon the amount of profit available for distribution. तो चलते ही कहानी आगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल के पास क्या हो सकता है? दो चीजें पॉसिबल हैं, एक विद वोटिंग राइट और एक विद डिफरेंशियल राइट एज टू वोटिंग डिविडेंड और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स which are prescribed in the articles of association of a company। देखिए, ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, कुल मिलाकर बोलूं मैं इनको, या तो वोटिंग राइट के साथ होगा या डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब कभी कभी डिविडेंड डिक्लेयर करा तो उनको राइट है, ठीक है, या कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें उसको राइट दे देते हैं, बाकी भी राइट नहीं देते हैं। तो जब टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किया था, तो उन्होंने इक्विटी शेयर इशू करे थे जिनमें वोटिंग राइट नहीं था। ये इस तरह के शेयर उन्होंने इशू करे थे विदाउट वोटिंग राइट। देखिए, वो इक्विटी शेयर गए, उन पर डिविडेंड सब कुछ मिलता है, बट वोटिंग राइट उनके पास नहीं होता। और टाटा जैसी कंपनी, टाटा मोटर्स जैसी कंपनी जिसने इतने बड़े ब्रांड खरीदे थे, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड। कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या चीज बेटा? टाटा मोटर्स? ठीक है, हाँ। चलिए आगे देखते हैं जरा। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, दैट यू हैव टू गो थ्रू। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, हमने बोला ना, ये ना नीचे लाइन लिखी है सबसे, देखो स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये लिखा है, मैंने अंडरलाइन भी तो कर रखा है, हाईलाइट करा है, देखो ये रहा, ये रहा। नंबर 2, विद डिफरेंशियल राइट एज टू वोटिंग। यहाँ मेरा कर्सर चल रहा है। पेज नंबर 7 पे देख लो ना, दिख रहा है? नहीं है? दिख गया? चलो आगे चलते हैं। परेशान मत हो भाई, परेशान मत हो, आगे चलते हैं। हाँ, ट्रेंड में ही नहीं है, ट्रेंड में नहीं है। लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट के अंदर है या नहीं है। पहले हुआ करते थे 2013 के अंदर। देखो जरा एक बार देख के बताओ कि है या नहीं है, क्योंकि बुक्स में तो नहीं दे रखा है इसने यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम थोड़ा देखते हैं कि शेयर इशू किस तरह से होते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, फिर हम दोबारा से एनसीईआरटी की तरफ एक बार चलेंगे। शेयर्स कैसे कैसे इशू होते हैं उस पर आ जाइए। आपके स्कूल्स में बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर हुआ होगा शायद, नहीं हुआ? फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके स्कूल में हुआ? है ना? पढ़ा हुआ उसके अंदर, फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा होगा कि शेयर इशू किस किस तरह से हो सकता है। जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, शेयर इशू की कंडीशंस बताई जाती है, कौन कौन से तरीके से हो सकता है इशू। एक होता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, कि कंपनी ने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया। अच्छा एक बात और समझना, कोई भी आईपीओ जो होता है या कोई भी शेयर की जो ट्रेडिंग मार्केट में होती है, वो बिना ब्रोकर के नहीं हो सकती है। ब्रोकर तो होना जरूरी है, ठीक है? ब्रोकर होगा तो ही काम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। कुछ ब्रोकर बहुत बड़े, बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत पावरफुल होते हैं, हर्षद मेहता जैसे, बाकी लोग। और कुछ क्या होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल होते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े गेम नहीं खेलते, नॉर्मल करते हैं। फिर मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल इन इन्फ्लुएंशियल ब्रोकर्स का होता है।
ठीक है, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो एक दिन हम क्या करते हैं, इसके शेयर उठाएंगे, उठाना शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे कहते हैं उसे, प्राइस रिगिंग कहते हैं। मार्केट में खरीदना शुरू करते हैं, खरीदना शुरू करते हैं, खरीदना शुरू करते हैं। खरीदना शुरू करोगे तो क्या होगा, रेट बढ़ेंगे आगे। और अचानक से इन्होंने डिसाइड कर दिया चलो बेच देते हैं। सबसे पहले ये बेचते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं बेचारे, फिर फंसते हैं। ठीक है, देखिए, मार्केट का एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, बैलेंसिंग का इफेक्ट। अगर किसी को फायदा तो किसी को नुकसान भी होगा, होगा ना, बराबर। देखिए, लिक्विडिटी, पैसा तो उतना ही, पैसा बहुत 2,000 करोड़ है, मान ली देख लिया जाए तो अगर मान लो 500 करोड़ मार्केट से निकल रहा है, जा रहा है किसी के पास और किसी के पास आ रहा है, तो ऐसा तो होगा ही, मतलब कोई गेन। जैसे मान लो प्रणय एक शेयर को खरीद रहा है, तो ये खरीद तभी तो रहा है जब दूसरा बेच रहा है, तो दूसरे के हिसाब से इसे बेचना ठीक है, इसके हिसाब से खरीदना ठीक है। तो बंदा कमाता कहाँ है फिर, और कमाता कहाँ है, जो लोग ये जानकर कि शेयर मार्केट में नंबर ऑफ, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया, अरे यार हम शेयर की बातें करने लगे, नहीं इस पे बात नहीं करनी, विल कटेल अवर डिस्कशन टू दिस। थोड़ी सी बात यहाँ पर क्या है कि मार्केट में से कौन अर्न करेगा प्रॉफिट, जो कोशिश करेगा कि किस तरह से उसके लॉसेस मिनिमाइज हो सके। लॉस तो सबको होना है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर पाए वही विनर होता है। क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट सामने वाले का लॉस है, सामने वाले का लॉस तुम्हारा प्रॉफिट है। तो जो व्यक्ति अपने लॉस को जितना कर्टेल कर सके वही विनर बनता है। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस छापे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है जी, बताइए। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपके, आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, समझ लो शॉर्ट एनालिसिस होता है। अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस, थ्रेट, सब कुछ उसके अंदर लिखा रहता है। रिस्क कहाँ है, कहाँ पैसा लगेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल का प्लान क्या है, ये सब लिखा रहता है उसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर। ठीक है, अच्छा जी। तो प्रोसेस समझिएगा इशू शेयर्स का। तो आपने ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस कर दिया, एक ये हो गया। दूसरा आपने क्या कर दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया। वो तो छपता था पहले प्रोस्पेक्टस, अब नहीं करते, अब तो ई ई प्रोस्पेक्टस होता है, उसको देखिए चलाइए। वो तो बहुत, मैं बोल रहा हूँ कभी कभी 30 साल पहले तक प्रोस्पेक्टस चलते थे, 20 साल पहले तक चलता, अब नहीं चलते प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में बड़े लफड़े होते हैं भाई। प्रोस्पेक्टस छापो, अखबार जितना तो शेयर का फॉर्म आता था, फिर उसकी कटिंग काटो, फॉर्म भरो, बैंक में जमा कराओ, चेक लगाओ। अब नहीं, अब तो डिजिटल है सारा का सारा, अब नहीं होता। पर टाइप है पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ ही रहे हैं। फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। नहीं, दूसरा कैटेगरी थी ऑफर फॉर सेल। कंपनी क्या करती है, एक ब्रोकर को बोलती है कि भाई मेरी कंपनी के 200 करोड़ को शेयर है, पता कितने में उठाएगा। सामने वाले कहता है चलो 250 करोड़ में मैं उठा रहा हूँ। अब वो सामने वाला ब्रोकर उसको 300 करोड़ में बेच देता है। ऑफर फॉर सेल है। आप झंझट से मुक्ति, प्रोस्पेक्टस नहीं छापना, कुछ नहीं करना। आप अपने शेयर किसको दे दीजिए, एक ब्रोकर को दे दीजिए। ब्रोकर क्या करता है, उसे आपको दे देता है 250 करोड़ रुपीज, और बाकी वो 300 में बेचे, 400 में बेचे, 500 में बेचे, उसकी मर्जी। ऑफर फॉर सेल। भाई होते हैं ना, वो मजाक थोड़ी चल रहा है, 10-10 हजार करोड़ के मालिक होते हैं। ऐसे चल रहा है क्या, कभी जाके पढ़ो तो उन लोगों के बारे में। ठीक है, हाई नेट वर्थ पीपल कहते हैं उनको। मजाक है उनके लिए, 1,000-2,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद आता आता प्राइवेट प्लेसमेंट। आप क्या करते हैं, बजाय कि जनता में अपने शेयर बांटने के, आप कुछ बड़ी कंपनीज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जीआईसी, एलआईसी या म्यूचुअल फंड को बोलते हैं, भाई हम अपने शेयर बेचने वाले हैं, किस किस को खरीदने हैं, बताइए। नहीं देते लोगों को, जाते ही नहीं, झंझट में नहीं पड़ते। सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं, उनको अपने शेयर बेच देते हैं, वो खरीद भी लेते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाया। फिर आप करते हैं एक और कैटेगरी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। आप क्या करते हैं, जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनको बोलते हैं भाई तुम्हारे पास हमारे 500 करोड़ के शेयर हैं, हम 200 करोड़ के शेयर और इशू करना चाह रहे हैं मार्केट में, तुम्हें खरीदना है तो बताओ। तो वो अगर मान जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप मार्केट में प्राइवेट प्लेसमेंट करिए, ऑफर फॉर सेल, कुछ भी कर लीजिए, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो चलता है उसे कहते हैं ई आईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। आजकल कंपनी वही करती है, ई आईपीओ तो लाती हैं, वही चलता है। क्योंकि कंपनीज एक्ट में ये सारे हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू इन बिजनेस स्टडीज। ठीक है जी, ई आईपीओ। अब जरा हम ज्यादा डिस्कशन जो करेंगे यहाँ पर, वो ई आईपीओ के बारे में करें। अब क्या हुआ, देयर आर सर्टेन टर्म्स जिनके बारे में बताऊंगा आपको। जैसे मान लिया जाए कि आपकी कंपनी ने एक 10 रुपए की फेस वैल्यू का, 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर ऑफर करा मार्केट में। प्राइस बैंड किस पे ऑफर करा है, प्राइस बैंड दिया आपने, प्राइस बैंड ₹150 to 180, ये प्राइस बैंड दिया आपने। 10 रुपए का शेयर है भाई, और आपने बोला
आज क्या है, 21/8/2023 है। आपने बोला 25/8/2023, 12 AM तक हमारा ये है, मतलब समझ लीजिए 11:59 PM तक ये ऑफर वैलिड है। ये टाइम दे दिया। इशू कब करा आपने, यहाँ 9 AM पे। आपका इशू कब खुला, 9 AM पे, और ये क्लोज कब होगा, 11:59 PM 25 तारीख को होगा। ठीक है जी। चलो, अब मुझे बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी के शेयर आपको अलॉट हों, आप कौन सा प्राइस कोट करोगे? आप बोलोगे नहीं जी ये तो बहुत महंगा, मैं नहीं खरीद रहा। मत खरीदो, अपने घर बैठो। कंपनी ने तो प्राइस कोट कर दिया, और कंपनी प्राइस कोट खूब अच्छा खासा एनालिसिस करने के बाद करती है कि कितने लोग हमारे शेयर को खरीद लेंगे। तो जोमेटो का देखा था पिछली क्लास में, 72 से 76 तक का उसने प्राइस रखा था, प्राइस बैंड जोमेटो का। इसने बोलते 152। मारुति ने जब अपना आईपीओ निकाला था, तो वो प्राइस बैंड 350 से 450 रुपए का रखा था। कौन सा प्राइस बैंड है, 150 से 180। अब आप बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर की फॉर्म में ये कंपनी आपको शेयर इश्यू करे, कितना प्राइस कोट करेंगे? हाँ आयशा, कितना प्राइस कोट करोगी? ये रखोगे ना, ये वाला सब जो तुम्हें सस्ता टिकाऊ मिले, ये वाला 150? नहीं, नहीं देंगे। अगर कंपनी को 150 से ज्यादा का ऑफर आ गया तो क्या करेगी? वो तो उसको देगी ना शेयर। तो लोग क्या करते हैं, क्या प्राइस कोट करते हैं, हाईएस्ट कोट करते हैं जनरली। लेकिन हम ही थोड़ी होते हैं रिटेल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होते हैं जिन्हें बल्क में खरीदने होते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, हम तो 160 देंगे, इसकी इस 180 तो बहुत ओवर प्राइस है, हम तो नहीं करते। जितनी ज्यादा की कोटेशन मिलेगी शेयर का प्राइस वही फिक्स हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब जरा मुझे बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस? बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? जैसे डॉक्टर कौशिक हैं, सुनो बेटा, जानते हैं ना, जब बिल्डिंग बनती है तो किससे बनती है? ईंट होते हैं, स्टील होता है, सीमेंट होता है, ब्रिक पे ब्रिक लगा के क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अगर डॉक्टर कौशिक ने क्या करा, लाइब्रेरी से खूब सारी किताबें लाई, जमीन पे रखा, फिर उससे क्या मसाला मारा, फिर चिपकाया, खड़ा कर दिया, बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहलाती है वो। क्या कहलाती है? बताओ क्या होता है, व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस? हाँ, बुक्स पे सीमेंट लगा के दीवार बना दी, है ना? नहीं, किताब में नहीं है वो, सुनो नव्या, नहीं है बुक में। बताइए, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, वो देख रही है पीछे से, पता चल गया क्या है? क्या है बता, क्या चीज है बुक बिल्डिंग? आइए देखें, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ अ शेयर। फेस वैल्यू नहीं बोल रहे हैं, मार्केट प्राइस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ अ शेयर। मैं पहले लिख लो तुम। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ अ शेयर बाय द market forces of demand and supply, by the market forces of demand and supply. It is the process of price discovery of a share by the market forces of demand and supply. मतलब आपके शेयर की मार्केट में डिमांड कितनी है, उस वो डिसाइड करती है कि आपका प्राइस बैंड क्या होगा। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस वो वाली प्रोसेस नहीं है, ये वो प्रोसेस है जिससे एक आईपीओ में एक शेयर की प्राइस फिक्स होती है। और कौन फिक्स करता है? डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस। अगर आपके शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है तो पीपल विल फिक्स अप द प्राइस, कितना, 180 रुपीज का। और अगर नहीं डिमांड तो 150 से नीचे जाएंगे ही नहीं। ठीक है। फिर मैं भी बताऊंगा, अभी एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे कि कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, पहले समझ लीजिए इसको। ठीक है। प्राइस डिस्कवरी पता चल गया, बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपको पता चला। इसके थ्रू ई आईपीओ में क्या होता है, आपके शेयर की प्राइस डिस्कवर होती है। 160 रखा जाएगा, 180 रखा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एसबीआई कैपिटल का आईपीओ आया, मैंने अपने नाम से और अपनी वाइफ के नाम से भरा, मैंने कल भी एग्जांपल दिया। ठीक है। उतने शेयर। अच्छा, एक और चीज समझते हैं, हम शेयर मार्केट बोलते हैं और स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। शेयर खरीदे बेचे जाते हैं कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है। तो शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस हुआ?
अच्छा, और स्टॉक टाटा मोटर मतलब ये क्या बात है? नहीं नहीं नहीं। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी मतलब नहीं पता तो लोगों को, समझिएगा। मेरे पास जब टाटा कैप सॉरी एसबीआई कैपिटल का जब ऑफर आया था, तो उसमें था मिनिमम मैं 10 शेयर खरीद सकता हूँ। मिनिमम 10 शेयर। मैं ऐसा नहीं कि 1 शेयर 2 शेयर 5 रुपए, ये कोई मुर्गा मंडी मार्केट नहीं है कि जब आप 50 ग्राम 100 ग्राम 250 ग्राम खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं। कंपनी ने फिक्स किया कि मिनिमम आप 10 शेयर खरीदेंगे। कुछ कंपनी डिसाइड करती है कि मिनिमम आप 100 शेयर खरीदेंगे आप। ठीक है। तो मिनिमम ट्रेडेबल लॉट क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। और एक एक क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। तो कंपनी जो शेयर होते हैं, वो कभी भी लूज नहीं बिकते हैं, वो किसमें? ट्रेडिंग लॉट में बिकते हैं। उस ट्रेडिंग लॉट को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। हाँ हाँ, जैसे मान लिया जाए कि तुमने एसबीआई कैपिटल के शेयर खरीदे, तो एक ट्रेडेबल लॉट जो होगा वो 10 शेयर का होगा। 10 से कम तो खरीदे बेचे जा ही नहीं सकते। फिर आप 1000 खरीद लीजिए, 5000 खरीद लीजिए, 1 लाख खरीद लीजिए। मिनिमम शेयर कितना? मिनिमम जो ट्रेडेबल लॉट होगा कितना? 10 शेयर का होगा। उसे स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक इज व्हाट? स्टॉक इज व्हाट? बंडल ऑफ शेयर्स। उसको हम स्टॉक बोलते हैं। वो खरीदे बेचे जाते हैं। ठीक है जी। तो मेरे नाम से तो भाग्य में तो है ही नहीं कुछ। तो क्या हुआ? मुझे तो ऑफर अलॉट नहीं हुआ, बट वाइफ को ऑफर वो शेयर अलॉट हो गए। इनिशियल प्राइस बैंड पे हाईएस्ट प्राइस बैंड भरा था, उस पर उनको अलॉट हो गए। रखे हुए उनके अकाउंट में अभी। जब मन होगा तो बेच देंगे वो। ठीक है। अब क्या हुआ कि जिस दिन आपका आईपीओ क्लोज होता है, जिस दिन आपके अलॉट होते हैं, उसी दिन मेरे पास मैसेज आ गया, एक लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ मैसेज मेल आई कि आपको अलॉट नहीं हुए। और जो मैंने आईएफसी कोड वगैरह दिए थे, उसमें मेरा पैसा ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी। और उनका पैसा उनके अंदर ही चला गया, वो तो पैसा उस शेयर के अंदर चला गया। अब उसकी मार्केट वैल्यू जो बढ़ रही है उसको हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब यहाँ क्या होता है, एक और बात समझते हैं। एक और मैं आपके सामने डिस्कशन में लेके चल रहा हूँ, ये क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट। जरा बताइए क्या चीज है ये? बोलिए। भैया ये तो ओरिजिनल वैल्यू है 10 रुपए का। आप इसे मार्केट में 150 से 180 के बीच में ऑफर कर रहे हैं। ये इशू प्राइस है इसका। इशू प्राइस। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड करेगी मार्केट फोर्सेस। अगर मार्केट में ज्यादा रिकवरी का इंक्वायरी 150 की है, तो आपका प्राइस 150 फिक्स है। 180 का है तो 180 फिक्स है। 175 भी फिक्स हो सकता है। ज्यादा बड़ी कंपनियों का हायर बैंड पे चला जाता है, वही प्राइस फिक्स हो जाता है। भाई अच्छा चलो सुनो, एक और चीज समझते हैं। मैं जरा बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना। फेस वैल्यू रुपीज 10 है, नहीं नहीं, ये वैलिड क्वेश्चन है। या नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की कितनी है? रुपीज 10 है। ठीक है। अच्छा, जरा देखें कि ये एट पार पे इशू हो सकता है, एट प्रीमियम पे इशू हो सकता है। ठीक है। और एट डिस्काउंट पर इशू हुआ करता था। ठीक है। अब जरा समझे, एट पार एट प्रीमियम किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, इसको समझेंगे। और डिस्काउंट पे इशू करना क्यों बंद किया गया है? डिस्काउंट पे करना क्यों बंद इशू किया गया, जरा समझे देखिए। मैंने बोला यहाँ प्रणय भाई साहब हैं, इनकी मार्केट में इन्होंने क्या करा कि एक बहुत शानदार बेकरी शॉप खोली। और बेकरी शॉप में क्या कर दिया, बहुत शानदार इटालियन केक बनाए। और उनकी बनाने की उसको उसको इनको बनाने में वो केक पड़ता था मान लो 3000 रुपए का। सपोज 5000 का पड़ता था। तो ये क्या करते हैं, उस केक को 5000 में बेचते हैं। 5000 का था, 5000 में बेचते हैं। मान लिया जाए प्रणय है, इनके दोस्त हैं, मान लो यक्ष भाई साहब, ये आके कहता है ब्रो केक चाहिए, कह रहा ले जा भाई। कह रहा तेरे से क्या कमाना, 5000 का केक 5000 में बेच दिया। ठीक है जी। अच्छा जी। मैं आया, मैंने कहा प्रणय बेटा केक, कह रहा मास्टर, हाँ, मुंह में दांत नहीं पेट में आदमी और इटालियन केक खाओगे? मैंने कहा हाँ हाँ भाई, बच्चे बच्चे मांग रहे। कह रहा क्या? पता है क्या बोलता है? कह रहा मास्टर 10,000 का एक केक मिलेगा तुम्हें तो। बहुत खून पिया तुमने थ्योरी पढ़ा पढ़ा के हमें। मैंने कहा चल भाई ले जा। क्या हुआ, ये क्या कह रहा है, प्रीमियम पे? हुआ ना प्रीमियम पे। अच्छा। फिर प्रणय की दुकान में बहती हवा आई। कहती एक्सक्यूज मी, कितने का केक? प्रणय कहते सोनियो, हाँ, 80 भी थोड़े तो केक भी थोड़ा, ले जाओ, फ्री में ले जाओ। ठीक है। तुमसे पैसे कैसे मांगेंगे? वैसे का नो 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 नो, आई विल पे द अमाउंट ऑफ मनी। अरे ले जाओ सोनिया ले जाओ। ठीक है। ऐसी 4-5 हवाएं आई तो क्या होगा?
ठीक है, तूफान वन, पिताजी चित्तर बजा रहे हैं उस पे, ठीक है, तो भैया ये बर्बादी को देखते हुए कंपनीज एक्ट ने क्या क्या बंद करो ये लड़ाई झगड़े, नहीं देने ऐसे, लिटरली ऐसे ही होता था। समझिए कैसे होता था आपका। हाँ जा रहा है आपका। आपने एक शेयर की प्राइस मान लो 5,000 रुपए रखी, ठीक है जी, लोग 5 में ना खरीद रहे, 10 तो मेरे जैसा गरीब मास्टर आएगा खरीदने के लिए, वो भी छोड़ दीजिए। उन्होंने क्या करा, मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, प्राइस घटा दिया शेयर का, और घटा दिया और घटा दिया। तो आप सोचिए, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होती है। आपने 5,000 अपने शेयर का प्राइस कुछ सोच के रखा था ना, लेकिन जब 5,000 के बदले में आप 4,000, 3,000, 2,000 में देके चल रहे हो, तो ऑब्वियसली फंड्स की कमी पड़ेगी। और फ्यूचर में क्या होगा, इशू को सक्सेसफुल बनाने के लिए लोग डिस्काउंट दे देते थे। अब इशू तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन पैसा तो पूरा नहीं आया ना, यू हैव स्कैरसिटी ऑफ फंड, तो जो आया उसे भी डुबाओगे आप। कंपनीज एक्ट ने टंटा ही खत्म कर दिया, नो शेयर टू बी इशूड एट डिस्काउंट, नो शेयर टू बी ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, हाउएवर फोरफिटेड शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। उसका रीजन है वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। अरे अनपेड कॉल थी, तुमने पैसा मंगाया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, उसके शेयर फोरफिट कर लिए। वो फोरफिट शेयर को मत क्या करेंगे, अब दोबारा इशू कर सकते हैं। हाँ, हाँ इशू के बाद फोरफिट हो गए उसको, तो ये कहीं ना कहीं रेलेवेंट रहेंगे जब हम इसका डिटेल प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। गॉट इट। तो मुझे बता, 10 रुपए का जो शेयर था, अगर वो 180 में गया तो कैसे इशू हुआ, पार प्रीमियम पे हुआ ना, कितने पे इशू हुआ, प्रीमियम पे, कितने का प्रीमियम, 170 का प्रीमियम, बढ़िया। 10 रुपए गया, सुनो आप समझना, आपकी लायबिलिटी अगर कंपनी बंद होगी तो आप शेयर होल्डर को कितना रुपए दोगे, 10 रुपए दोगे, 170 रुपीज, आप यूज करो उसे, इसे कहते हैं प्रीमियम। और 170 को यूज करने के लिए सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 होता है, पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद उसको। कंपनीज एक्ट कहता है, ऐसी थोड़ी है मजे मजे में, भैया प्रीमियम आ गया चलो भाई थाईलैंड चलते हैं, चलो भाई इजिप्ट चलते हैं, चलो भाई कहाँ चलते हैं, कहीं और, कहीं ना कहीं कहीं चलते हैं, ऐसा थोड़ी चलेंगे, नहीं। और देसी लोग चलेंगे, चलो भाई गोवा चलते हैं, भोपाल चलते हैं, झुमरी तलैया, ठीक है, टिम्बकटू चलते हैं, नहीं चलेंगे ऐसा आप, बहुत बर्बादी होती थी, बंद कर दिया इसको, ठीक है। तो जरा देखिए एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, पहले क्या होता था, सारा शेयर का पैसा जो आया कंपनी के अकाउंट में चला गया, पैसा आता गया, पत्थर मुत्तर उड़ाते गए, जब तक इशू क्लोज हुआ तो पैसा खत्म, बिजनेस कैसे चलेगा भाई, क्योंकि पराए पैसे को खर्च करते समय दुख नहीं होता है, समझ रहे हैं, पराए पैसे को खर्च करते समय दुख बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको कोई दे दे 1 लाख, करे भैया कोई मैंने जैसे मर्जी उड़ाना उड़ा, उड़ाओगे तो हर थोड़ी होगा, खुद कमाएंगे। देखो, एक किसी बड़े ने मुझसे बोला था, ऐश जो होती है ना, ऐश बाप के पैसों पे होती है, अपने पैसों में कभी ऐश नहीं होती है, रियलिटी है, उन्हीं पे होती है, जब तुम खुद कमाओगे तुम्हें महसूस होगा। जो ऐश बच्चा बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप के पैसों पे करता है, वो ऐश वो हो ही नहीं सकती है। अपने पैसों से कोई बोल दे हम ऐश कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या हुआ, अब होता क्या है, आज की डेट में सेबी ने कहा यार ये तो झंझट बड़ा खराब है, ये तो लोग लूट जाएंगे। उन्होंने क्या करा, हम एक इशू मैनेजर अपॉइंट करते हैं, और हमारे बैंक अकाउंट भी हमारे पास आ जाते हैं। परेशानी क्या है, जब तक आपका इशू क्लोज नहीं होगा, शेयर अलॉट नहीं होंगे, तब तक आपके पास इस अकाउंट की एक्सेस होती ही नहीं है, नहीं होती एक्सेस। जिस दिन इशू सक्सेसफुल हो गया, जिस दिन शेयर अलॉट हो गए, उस दिन के बाद आप क्या करेंगे, तब जाके कंपनी को उस स्क्रो अकाउंट की एक्सेस मिलती है और वो उस पैसे को निकाल सकती है। मान लो इन बिटवीन इशू सक्सेसफुल नहीं हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, और तो क्या करना पड़ेगा, तो कंपनी का इसमें तो कोई हक ही नहीं है। वो जो इशू मैनेजर है वो क्या करेगा, आपको जैसे मेरे अकाउंट में आईएफसी कोड के हिसाब से पैसा आ गया था, ऐसे ही सबका पैसा चला जाता है, ठीक है जी। तो ये एस्क्रो अकाउंट, तो लिखिए क्या होता है एस्क्रो अकाउंट, इट इज एन अकाउंट इन विच, it is an account in which share application money is kept, in which share application money is kept till issue is declared successful and shares are allotted till issue is declared successful and shares are allotted to till issue is declared successful and shares are allotted to shareholders.
अब शेयर होल्डर बोलेंगे, इन्वेस्टर नहीं बोलेंगे उनको। शेयर्स आर अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स। कुछ लफड़े होते हैं, जरा समझिए। हमने, एक बात और समझिएगा, हमें एप्लीकेशन मिली और हम अलॉट कर देंगे? बिल्कुल नहीं। हमें जब शेयर एप्लीकेशन मिलती है, जैसे सफिशिएंट आ गया, फिर हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं किसी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में। जब तक आपके शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होंगे, तब तक आप अलॉट ही नहीं कर सकते हो। पता चला आपने शेयर अलॉट कर दिए और आपकी लिस्टिंग ही नहीं हुई, बेभाव के पड़ते हैं फिर, हाहाकार मचा देगी जनता। तो अगर आपने क्या कर दिया, आपके शेयर एप्लीकेशन मिली और उसके बाद आपने 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, लिस्टिंग करानी है। अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर लिस्टिंग नहीं करा पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ होते हुए भी, ओवर सब्सक्रिप्शन होते हुए भी, आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। लिस्टिंग होना बहुत जरूरी होता है, अगर नहीं हुई तो। क्योंकि लिस्टिंग नहीं होगी तो शेयर खरीदे बेचे नहीं जाएंगे मार्केट में। तो वो शेयर तो क्या कागज का टुकड़ा है। हाँ जी। आप पढ़ेंगे ना डेडलाइन के बारे में, वो 1 महीने की डेडलाइन होती है। और सारी डेडलाइन मैं एनसीईआरटी से पढ़ा के दिखाऊंगा। मजाक थोड़ी होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक, दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो ऐसी थोड़ी। लिस्टिंग के लिए आपको 2 3 4 स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ता है। मतलब आप चाहते हैं कि आपका बॉम्बे स्टॉक में चले, एनएससी में चले, बीएससी में चले, नेस्डैक में चले, आप अप्लाई करेंगे। वो उनकी मर्जी है कि आपकी लिस्टिंग कराए ना कराए। वो देखते हैं क्या किशोरी कंपनियां क्या कर रहे हैं, कार्ड हटाओ। नहीं देते, नहीं करते लिस्टिंग, अपने यहाँ रिजेक्ट हो जाती है आपकी एप्लीकेशन। तो वो सामने वाले स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है, और रेपुटेड स्टॉक एक्सचेंज नहीं लेते ऑर्डिनरी कंपनी की लिस्टिंग। वो बहुत दिक्कत वाला। उसकी लिस्टिंग के लिए वो देखते हैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड, की आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, और बहुत सारी चीजें देख के तब आपके स्टॉक की लिस्टिंग करते हैं वो। और अगर किसी का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गया शेयर, तो इंटर वो तो ग्लोबली बिकेगा ना फिर, और कितनी बड़ी ऊंचाइयों पे जाएगा, ये भी तो देखिए। तो ये सब जो चीजें मैंने बताई, ये अभी चलती हैं, इसके बाद ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखें जरा, उसके बाद मैं बताऊंगा प्रिसाइज टाइमलाइन, कितने दिनों में वापस करना चाहिए, नहीं वापस करेंगे तो क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। चलिए एक और चीज हम बोलते हैं, जरा जरा देखिएगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक हमारे पास प्रोस्पेक्टस होता है, उसको हम बोलते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब वो प्रोस्पेक्टस विच इज प्रिपेयर्ड, इसमें आपको जानते हैं ना, जिन स्त्रियों, जिन कन्याओं के बाल गोल्डन ब्राउन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लॉन्ड बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। सुनहरे बालों वाली स्त्री या लड़की, ठीक है। तो सुनहरे बालों वाली स्त्री अगर प्रोस्पेक्टस बनाएगी, ठीक है वो, और अगर किसी स्त्री, किसी लड़की ने बाल अपने लाल कर रखे हैं, और लाल बालों वाली लड़की अगर प्रोस्पेक्टस को बनाएगी, तो क्या कहेंगे, उसको रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। नहीं, तो किसे कहते हैं बताइए विधि, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या हुआ। अरे लिख मत लेना भैया इसको। हाँ, हियरिंग नहीं, जटाएं जटाएं बाल। मजाक है, सॉरी, सीरियसली मत लेना। देखिए इसको कहते हैं, ये होता है। ये लाल बालों वाली स्त्री कन्या नहीं है कोई भी। अरे नहीं भाई, मैंने बोल दिया, मजाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सीरियसली थोड़ी ले रहे हो। आइए समझते हैं क्या होता है एक प्रोस्पेक्टस। उसे कहते हैं, लिख लीजिए पहले क्या होता है प्रोस्पेक्टस इन विच। अब प्रोस्पेक्टस, हाँ ये रियल टर्म है। प्रोस्पेक्टस इन विच सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, prospectus in which certain terms and conditions are subject to change in future, are subject to change in future, terms and conditions are subject to change in future, and printed with red ink is known as red herring prospectus। रेड इंक, RED, लाल शाही से लिखे हुए। हाँ, सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर। लेट मी कंप्लीट। A prospectus in which certain terms and conditions are subject to change in future and printed with red ink, INK, लाल शाही, सुर्ख, ठीक है, खून जैसे कलर से लिखी हुई लाल शाही, इज नोन एज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब जरा समझिए क्या होता है।
भाई मैंने प्रोस्पेक्टस छापा, प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा ना कि आपका इशू प्राइस कितना है। इशू प्राइस तो कौन डिसाइड करेगी, बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, वो तो बाद में होगी। तो आप क्या करते हैं, ये जो प्राइस बैंड है इसको रेट से छाप देते हैं, कोई और कंडीशन है रेट से छाप देते हैं। तो जब बंदा प्रोस्पेक्टस पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि जहां जहां लाल निशान है इसका मतलब ये सब कंडीशंस क्या होंगी, बदलेंगी फ्यूचर में। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। वरना प्रोस्पेक्टस तो फाइनल इशू करना पड़ता है इशू शेयर्स के टाइम पे। और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं हमारा तो फाइनल हुआ नहीं, तो तुम्हारा प्रोस्पेक्टस जमा नहीं होगा, तुम्हारा प्रोसेस बढ़ेगा नहीं आगे। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का प्रोविजन रखती है कंपनी, ठीक है जी। अच्छा एक और चीज देखिएगा जरा, ये वो चीजें हैं जो कि बुक्स में नहीं है। और देखिए एक और होता है, ये जरा और देख लीजिए, ये व्हाट इज एड वेलोरम ड्यूटी, वही पूछ रहे हैं क्या होता है। ये क्या होता है पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उससे शेयर इशू करने के बदले में कुछ चार्जेस लेती है। उस चार्ज का नाम होता है एड वेलोरम ड्यूटी। पहली बार, बार बार नहीं, पहली बार, फर्स्ट टाइम आईपीओ के टाइम पे इसे एड वेलोरम ड्यूटी कहते हैं। एड वेलोरम ड्यूटी। कंपनी से, मेरी कंपनी शेयर इशू कर रही है मार्केट में, हमसे चार्ज करेगी भाई कि तुम शेयर इशू कर रहे हो, इतना पैसा हमें जमा कराओ। एड वेलोरम ड्यूटी कहते हैं, सरकार टैक्स ले रही है भाई। एड वेलोरम ड्यूटी कहा जाता है। किसके लिए होता है ये, जब हम शेयर इशू करते हैं मार्केट में पहली बार, हर बार नहीं, बाद में तो बिकते हैं वो, बाद में तो रीसेल होते हैं, पहली बार जब इशू होते हैं, जब आईपीओ होता है उस समय पे होता है। तो जरा समझिए, आप एड वैलोरम ड्यूटी देंगे, आप लिस्टिंग कराएंगे, उसके बाद जाके शेयर आपके क्या होते हैं, अलॉट होते हैं। ऐसे पहली बार यार आईपीओ पहली बार एक बार देना पड़ता है। ठीक है, जब आपका आईपीओ, जैसे मान लो 500 करोड़ के शेयर थे आपके, तो 200 करोड़ इशू करे एड वैलोरम 200 करोड़ पे दोगे, अगली बार 100 करोड़ दोगे उस पे दोगे, अगली बार 500 उस पे दोगे। मान लो एक बार 500 करोड़ पे दे दिया आपने, उसके बाद कोई एड वैलोरम ड्यूटी नहीं होती। हर बार जो फ्रेश इशू होगा उस पे, वो मैं नहीं बता सकता अभी कुछ। आई नो द टेक्निकल टर्म, उसका रेट क्या है तो आप खुद देख लीजिए क्या रेट है, और हमारे सिलेबस का पार्ट वो नहीं है। चलिए, इतना कुछ देखने के बाद अब जो हम एनसीईआरटी के अंदर पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो प्रोसेस समझ में आएगा। और ये प्रोसेस समझाने का तरीका क्यों था, कि जब मैं इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक जगह पे एक आती है छोटी सी, आप समझ पाएंगे कि वो ट्रिक क्यों आ रही है। ठीक है, एप्लीकेशन मिलती है, फिर आप लिस्टिंग कराते हैं, वेट वगैरह ड्यूटी वगैरह करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं आप, फिर आप अलॉटमेंट करते हैं। एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, अलॉटमेंट ड्यू होता है। अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होती है। तो वो प्रोसेस जो है बुक्स में थोड़ा शॉर्टकट की फॉर्म में दे रखा है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी पहले थियोरेटिकल चीजें पढ़ते हैं आगे। तो चलिए जरा, दिख रही है भाई सभी को, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरा ध्यान रखना उसको। ठीक है, कंपनी चाहे तो सारा पैसा एक ही बार में बुलवा ले, और कंपनी चाहे तो पैसा क्या कर ले, स्प्रेड, उसको वो जो इंस्टॉलमेंट है उसको बुला ले। पर ये इंस्टॉलमेंट क्या करती है, अलग अलग टाइम इंटरवल में चलती है। जरा ध्यान से देखना, ऊपर कुछ और चीजें चल रही हैं यहाँ पर। पेज नंबर कौन से पे चल रहे हैं भाई हम लोग, स्क्रीन देख लीजिए ना बेटा। आ रहा है भाई ऑनलाइन में, एम आई ऑडिबल, प्लीज सबमिट डिटेल। यस सर। चलिए देखिए, अमाउंट ऑफ शेयर कैन बी ग्रेजुअली कलेक्टेड इन इजी इंस्टॉलमेंट स्प्रेड इट ओवर टाइम डिपेंडिंग अपॉन, जैसे जैसे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कलेक्टेड विद द एप्लीकेशन। ठीक है, उसे एप्लीकेशन मनी बोला जाता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑन अलॉटमेंट, उसे अलॉटमेंट मनी बोला जाता है। रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, ऐसा करके हम बोलते हैं। ठीक है, जब फाइनल होगा तब उसे फाइनल कॉल बोला जाता है, तब आपका काम ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जरा आगे चलें थोड़ा सा, कुछ स्टेप हैं शेयर इशू करने का। हमने बोला इशू प्रोस्पेक्टस हो गया भाई, प्रोस्पेक्टस की बात करी थी हम लोगों ने, चाहे वो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस हो चाहे ई आईपीओ, ये तो इशू करना ही पड़ेगा आपको। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करी थी हम लोगों ने, आज की डेट में ये चलता है। पहले जो प्रोस्पेक्टस होता था सब कुछ फाइनल होता था, रेट वेट सब फाइनल होते थे, आज नहीं होता ऐसा। ठीक है जी, प्रोस्पेक्टस क्या है, इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक दैट अ न्यू कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट नीड्स फंड्स टू डू द बिजनेस। इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, और सारे के सारे रीजंस बताए जाते हैं कि आप पैसा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, कब कलेक्ट कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। फिर एप्लीकेशन मिलती है आपको, अगली स्टेज कौन सी होती है आपकी, रेसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होती है। ठीक है जी, जनता सब्सक्राइब करती है आपके शेयर्स को, आपको एप्लीकेशन मनी मिलती है।
अच्छा, एक चीज जरा ध्यान रखना, अब जरा कुछ टाइमलाइन स्पेसिफाई हो रही है, पेज नंबर 8 में चलिए। द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कब, विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जिस दिन आप प्रोस्पेक्टस इशू कर लोगे उसके 120 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, क्या लेना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, पिछली क्लास में थोड़ा जिक्र किया था हमने। कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई डिटेल नहीं बताता है, बहुत नहीं नहीं नहीं। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बताता है कि वो 90% ऑफ द इशू होना चाहिए। ये पढ़ते हैं, उसके बारे में भी आएगा थोड़ी देर में जिक्र। तो आपने समझ लिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं फुलफिल हुआ तो इशू कैंसिल, पैसा वापस करना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 डे के अंदर अंदर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। नहीं मिला तो वापस कर दीजिए सबका पैसा। और पैसा कहाँ पड़ा रहता है, एस्क्रो अकाउंट में, उससे पैसा निकल जाएगा आपके हाथ, कुछ नहीं आने का। आजकल चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंट। ना ना, इशू नहीं बेटा, इशू के बाद लिस्टिंग, लिस्टिंग के बाद अलॉटमेंट, तब आएगा आपके हाथ में पैसा, उससे पहले नहीं आता। बिल्कुल नहीं। पता चला लिस्टिंग ही नहीं हुई तो अलॉट ही नहीं कर पाओगे, अलॉट ही नहीं कर पाओगे तो वापस करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अच्छा जरा ध्यान से सुनना, इफ अ कंपनी फेल्स टू रिसीव द सेम अमाउंट विद इन अ सेट पीरियड, कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद इट्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न। कितने दिनों के अंदर, 130 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इशू कैंसिल हो गया, अगर इसके बियॉन्ड चले जाएंगे आप तो यू हैव टू पे पेनल्टीज, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फिर भी आपको पेनल्टी, और नहीं पेनल्टी पे करेंगे डिबार कर देगा अगली बार शेयर इशू करने से। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना, एक टाइमलाइन आ रही है इसके अंदर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, कंपनी में प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। कंडीशन मैंने बताई थी, लिस्टिंग होना चाहिए, एड वैलोरम ड्यूटी वगैरह सारी कंडीशन पूरी करेंगे आप, तब जाके आपकी सीबी सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ आपका सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है, तब जाके आपको अलॉटमेंट की परमिशन मिलती है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट आर सेंट टू दोज हुम शेयर हैज बीन अलॉटेड, बताया था मैंने आपको। और लेटर ऑफ रिग्रेट इज टू दोज हुम नो शेयर हैज बीन मेड। वाइफ को मिल गया लेटर, हमें मिल गया रिजेक्शन का लेटर, जाओ तुम इस लायक नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं, वो ठीक है, क्या फर्क पड़ता। अच्छा जी। और लेटर ऑफ अलॉटमेंट मतलब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, कंपनी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में। लेटर ऑफ अलॉटमेंट के बाद वो इन्वेस्टर से क्या बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है। समझ पा रहे हैं। तो जब तक अलॉटमेंट ड्यू नहीं होगा फिर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो एक छोटा सा डिफरेंस दिखाऊंगा उस समय। जब तक आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट नहीं देंगे किसी को, तक वो बंदा आपका इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर नहीं है। जिस दिन उसे लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिल गया उस दिन वो आपके लिए क्या है, शेयर होल्डर है। जिस दिन लेटर ऑफ अलॉटमेंट इश्यू कर देंगे उस दिन शेयर एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा करके चलते हैं। और आगे चलिए जरा, अब आया मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन वाले स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बोलिए। Yes, sir. द मिनिमम अमाउंट, इस पर क्वेश्चन बनता है 1 मार्कर का। इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी रेज टू मीट द नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन कंपनी रिलेटिंग टू। ये नीचे वाली कंडीशंस के लिए अगर पैसा सफिशिएंटली आपने रेज कर लिया तब हम बोलेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। कंपनीज एक्ट कहता है, अभी भी कंपनीज एक्ट परसेंटेज नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज और टू बी परचेज विच हैज टू बी मेट होली और पार्टली फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ इशू। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ एडवांस दे दिया, प्रोमोटर्स दे देते एडवांस, बोला बाकी पैसा कब मिलेगा आपको, जब शेयर इशू का पैसा आ जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला नहीं, क्या करोगे, डील कैंसिल हो जाएगी ना। तो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीदेंगे उसके लिए पैसा सफिशिएंटली होना चाहिए, एक कंडीशन। नंबर 2, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेएबल बाय द कंपनी और एनी कमीशन पेएबल बाय द कंपनी इन कनेक्शन टू इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू के जितने भी खर्चे होते हैं, वे अंडर राइटर का खर्चा, इशू मैनेजर का खर्चा, बैंकर का खर्चा, एडियर ड्यूटी व्यूटी जो भी है, इसके लिए आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए। तो चला इशू तो सक्सेसफुल हो गया, अब आपके पास इन लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है, वो भी इतना पैसा आपको सफिशिएंटली मिल जाना चाहिए। आगे, पेमेंट, द रिपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय द कंपनी फ्रॉम द अबव 2 मैटर्स। ऊपर वाले 2 मैटर के लिए अगर आप कंपनी क्या करती है, पैसा बोरो करती है, तो उसको वापस करने के लिए भी आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। और नंबर 4 बोलती है वर्किंग कैपिटल। क्या बोलती है कंपनी नंबर 4 में, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए पैसा होना चाहिए। और नंबर 5, कोई भी एक्सपेंडिचर
जो बिजनेस को यूजुअली चलाने के लिए जरूरी। 5 कंडीशन बोली है, प्रॉपर्टी खरीदना या खरीदेंगे उसके लिए पैसा होना चाहिए, प्राइमरी एक्सपेंसेस है इशू करते समय कोई कमीशन देने के लिए उसके लिए होना चाहिए, रिपेमेंट ऑफ मनी बोरोड फॉर द टू पर्पस होना चाहिए, और वर्किंग कैपिटल के लिए या डे टू डे के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, यूजुअल बिजनेस के लिए, इसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। कंपनीज एक्ट कहीं भी कोई परसेंटेज नहीं बोलता है। आगे बढ़ते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेबी। और कौन सा रूल है ये? डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000, इसके हिसाब से। और ये क्या है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 1, 6.3.8(1) एंड 6.3.8.2, ये जो रूल है सेबी के गाइडलाइन, उसमें बोल रखा है कि इशूड शेयर का 90% आपको मिलना चाहिए, तब हम बोलेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ। बेटा ये पढ़ना होता है एक बार। सीबीएसई के एग्जाम में इतना डिटेल नहीं आती, लेकिन सीयूटी में आने के चांसेस होते हैं। बेटा लिखा है किताब में। अरे भैया सेक 6, फिर सबसेक्शन, फिर सबसेक्शन, फिर सबसेक्शन, मतलब ऐसा है ये, इस तरह से है ये। सेक्शन 6 का 8, ठीक है, और उसके बाद भी 2, और उसके बाद भी 1, ऐसे करके ऐसे चलता है। तो इसलिए .3.8 ऐसा करके लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या होगा? देखिए जरा। कंपनी शैल फोर्थविथ रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड। और कितने दिनों के अंदर अंदर? 8 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने पे कर दिया तो ठीक है। बियॉन्ड 8 दिन के बाद, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। बोला था मैंने सब्सक्रिप्शन कब क्लोज हो रहा है? 25 तारीख को क्लोज हो रहा है। पता चल जाएगा ना कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है। उसके 8 दिनों और अगर आपका सब्सक्रिप्शन मिनिमम पूरा नहीं हुआ तो आपको क्या करना है? विद इन 8 डेज आपको पैसा वापस करना है। नहीं वापस करोगे तो 15% के रेट के हिसाब से आपको क्या भरना पड़ जाएगा? इंटरेस्ट भरना पड़ जाएगा। सेक्शन क्या है ये? 73 सबसेक्शन 2 है कंपनीज एक्ट 2013 का। एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर सुना है किसी ने? दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बड़े बड़े एयरपोर्ट, दुबई की कंपनी है। साउथ इंडियन बंदा था। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अपना आईपीओ लेके आए थे 2007 में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ था उनका। गलत टाइमिंग पे लेके आए, मतलब उस समय पे आईपीओ लेके आए जब मार्केट से ऑलरेडी पैसा एग्जॉस्ट हो चुका था। इस फाइनेंशियल ईयर में अभी 27 आईपीओ आने वाले हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10, 15 तक चलेगी। 27 वाले का क्या होगा सोचो। मार्केट में पैसा ही तो नहीं है। तो जीएमआर के टाइम पे मार्केट में पैसा नहीं था। मारुति वारुति बहुत सक्सेसफुल आईपीओ आ गए थे, इसने अपना टाइमिंग खराब कर दिया था। नतीजा क्या निकला? मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ था। इससे पहले कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता कंपनी में ब्रॉड लगता, इसने खुद ही अपना इशू वापस ले लिया। तब से लेकर आज तक जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, आईपीओ लेके ही नहीं आ पाई है। कहाँ पर लिस्टेड बता? इंडिया के अंदर या दुबई के अंदर? ठीक है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी आपकी। देखो बेटा समझिए, यहाँ आईपीओ लेके आना, कहीं दूसरी जगह कंपनी का आईपीओ लेके आना और फिर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप तो बोल तो रहा हूं मैं। भाई लिस्टिंग तो पॉसिबल है ना। तुमने कंपनी यूएसए में बनाई, तुमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लिया, पॉसिबल है वो तो, अभी बताया आपको, पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन इंडिया में आईपीओ लेके आना चाहती थी वो अपना, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के नाम से। वो नहीं हो पाया। ठीक है, कैंसिल करना पड़ा उसको। अब एक सब्सिडरी कंपनी है और एक फुली ओन्ड कंपनी है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर फुली सब्सिडरी है, जैसे हमने बोल दिया। यूनिलीवर लिमिटेड, ये पेरेंट कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड क्या है? सब्सिडरी है। ऐसा करके चले। इज इट ओके? आपको समझ में आ रहा है? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ तो विद इन 8 डेज आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लौटा पाए तो कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 15% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जरा। और मैंने बताया था आपको, शेयर अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में चला जाए, मतलब, तो क्या बोलेंगे? एट पार। अगर 10 रुपए का 12 रुपए ज्यादा में चला जाए तो बोलेंगे प्रीमियम। डिस्काउंट का तो झंझट ही काट दिया इश्यू कंपनीज एक्ट ने, कर्टसी प्रणय भाई साहब। ठीक है, चलो कुछ नहीं कुछ नहीं। तो क्या लिखा है? अगर मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू चले जाएं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीमियम बोलते हैं। पार कब बोलते हैं? जब हम बराबर वैल्यू पे लेके चले जाएं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पर, जरा देखना जरा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ,
एक थोड़ी चीज और देखेंगे जरा कि थोड़ा नीचे चलते हैं जरा। एक ना एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ये थोड़ा सा इसको खुद पढ़ना है एक बार आप। किसी को डाउट आएगा तो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ये भी एक टेक्निकल टर्म है, सीबीएसई के एग्जाम्स में तो नहीं कह सकता आएगी, लेकिन आपके सीयूटी में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आप पढ़ लेंगे, मैं भी नहीं पढ़ा रहा, इसको थोड़ा टाइम लगता है। इसे खुद पढ़ें एक बार, बहुत आसान चीज है, पढ़ के समझ में आ जाएगा आराम से। डाउट लगेगा तो मुझे बताना। जरा और आगे चलते हैं। एक बात समझना, जब हम कॉल की बात करते हैं दो चीजों को ध्यान रखना है। पहला, अमाउंट ऑफ एनी कॉल शुड नॉट एक्सीड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 रुपए का शेयर है, एक कॉल, उसका 25%, 2.5 रुपये से ज्यादा की नहीं हो सकती है। चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल। समझ पा रहे हैं बात? जैसे मैंने बोल दिया 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन पर मंगा लिया 2 रुपए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अलॉटमेंट में मंगा लिया 3 रुपए, वो गलत है। लेकिन आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसे बने हुए, भर भर के क्वेश्चन बने हुए ऐसे। तो फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम सॉल्विंग इट फर्दर। अगर आपको लगता है कि कोई कोई क्वेश्चन वायलेट कर रहा है कंपनीज एक्ट के किसी रूल रेगुलेशन का, नीचे लिख दीजिए कि फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम सॉल्विंग इट फर्दर। भाई एप्लीकेशन बोला ना इसने 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज पर। तो क्या बोल रहा है ये? कॉल प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग शेयर फुली पेड अप and for realizing the full amount of share on shoulder. In the event shares are not being fully called up till the completion of allotment, director have an authority to ask for remaining amount of shares when they decide about the same. It is also possible that timing of payment of calls by the shareholder is determined at the time of issue itself in the given in the prospectus. मतलब आप फर्स्ट कॉल कब मंगाएंगे, सेकंड कॉल कब मंगाएंगे, ये सब आपको दे रखा होता है। तो क्या होना चाहिए, जो अमाउंट है कॉल का एप्लीकेशन अलॉट, वो 25% से ज्यादा फेस वैल्यू से नहीं होता है। दूसरा क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ। एक कॉल से दूसरी कॉल के बीच में कितने का डिफरेंस लेके चलेंगे आप? कम से कम 1 महीने का डिफरेंस लेके चलेंगे। तो ये छुपे हुए हिडन फैक्ट्स थे जिन पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं जरा। अब एक बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए। एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कम से कम 5% होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 25%, उससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। Calls are to be made as per the provisions of articles of association। बोला if there is no articles of association of its own, तो कंपनी क्या फॉलो करती है? टेबल ए फॉलो करती है। और टेबल टेबल ए क्या बोलती है कि 1 महीने का पीरियड होना चाहिए दो कॉल के बीच में, और द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू। एक कॉल के बीच में कितने का गैप होना चाहिए? 1 महीने का गैप होना दो कॉल के बीच में। और एक कॉल पे जो अमाउंट मंगाएंगे वो कितना होना चाहिए? कितना? 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और सुनो ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति, अब मिनिमम 14 डेज का नोटिस टू बी गिवन शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट। आपने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, तो कम से कम 14 डेज का टाइम देना है आपने उनको। ये नहीं कि अलॉटमेंट मंगाया 15 जनवरी को और 20 जनवरी को बोल रहा भाई पैसा दो। जिसने पैसा नहीं दिया उसको डिफॉल्टर बना दिया और शेयर फॉरफिट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, 14 डेज का गैप होना चाहिए। ठीक है जी। कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स विद द सेम कैटेगरीज। जैसे पहले आपने 200, जैसे मान लिया आपके पास एक शेयर थे 200 करोड़ का, पहले पब्लिक इशू किया। दूसरी बार जब आप इशू करेंगे तो शेयर की कैटेगरी वेटेगरी सब वैसी ही रखेंगे। ये नहीं कि पहले कुछ कर दिया दूसरी बार कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी। द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग फॉर द इशू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, आप उनके साथ सफिक्स लगाएंगे। इक्विटी के साथ इक्विटी शेयर लिखेंगे, प्रेफरेंस के साथ प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। और मैं तो एडवाइस कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो उसे इक्विटी शेयर लेके चलना हमेशा से। इक्विटी शेयर, कैपिटल इक्विटी शेयर, इस तरह से लेके चलेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, कितने दिनों में वापस जाना है, प्रोस्पेक्टिव इश्यू के बाद की डेडलाइन क्या होती है, इश्यू सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ कितना। अच्छा एक और चीज होती है, ये जो होता है ना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये टेबल एफ में मेंशन है। कहां पर मेंशन है ये? एफ फॉर फॉरेन, टेबल एफ के अंदर ये मेंशन है। और उसमें क्या लिखा गया? अगर रेट स्पेसिफाई नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वो 12% होगा, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना परसेंट होगा? 10% होगा। ये कभी अभी थोड़ा आगे चलेंगे एनसीईआरटी में तो आपको दिख जाएगा।
क्योंकि बीच बीच में उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सपोर्ट कर रखे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो जहां तक थ्योरी का कंसर्न था, वो थ्योरी मैंने आपके साथ एनसीईआरटी से पूरी पूरी एक एक शब्द एक एक लाइन डिस्कस करी है। और होपफुली अगर आप इसे रिवाइज करते हैं तो आपके स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में और सीयूटी में परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में जब आप आएंगे, थोड़ा बहुत हम थ्योरी पढ़ेंगे किससे, टीएस ग्रेवाल के देख लेंगे हल्का फुल्का, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है जी। अरे एनसीईआरटी तो मैं, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं, जब जरूरत होगी तो यहाँ एनसीईआरटी अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको नेट पे दिखता है ना, 23। आपके पास जो एनसीईआरटी तो 2021 2019 की पुरानी पुरानी है, तो क्या फायदा उनका। ठीक है, अभी भेज दूंगा मैं। ठीक है, चलिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज यहीं वाइंड अप करते हैं। एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। बाय बाय।